सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो क्या है पूरी कहानी, आइए अब मैं आपको विस्तार से लेकर चलता हूं। साथियों, आपके सामने ये जो पूरी कहानी के किरदार हैं, ये सुर्खियों से तो आपको दिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के अंदर ये कह दिया है कि मेजॉरिटी डिसीजन है कि डिमोनेटाइजेशन सही था। लेकिन डिमोनेटाइजेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा क्या है, किस तरह से सही ठहराया है, अब हम उस बिंदु की तरफ चलते हैं और आपको डे 1 से उस पूरी कहानी को सुनाएंगे जहां से डिमोनेटाइजेशन एक्सेस में हुआ था। असल में बेंच का कहना है कि 500 और 1000 नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। अगेन सुन लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस डिमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, आर्थिक फैसले हैं, इन्हें पलटा नहीं जा सकता है और यह प्रक्रिया एकदम सही थी। 5 जजेस की बेंच थे साथियों, जस्टिस रामा सुब्रमण्यम, बी.आर. गवई, अब्दुल नजीर, ए.एस. बोपन्ना और नाग रत्ना। अब यहां पर यह चीज ध्यान रखिएगा, इन 5 जजेस की बेंच में से ये जो 1 2 3 4 जजेस हैं, इन 4 जजेस ने तो फैसला डिमोनेटाइजेशन के पक्ष में दिया है, यानी नोटबंदी को सही बताते हुए दिया है, और वहीं एक मैडम जो है इन्होंने इस फैसले में अपनी असहमति दर्शाई है। इन 5 में से 4 जजेस ने क्या कहा है, इनका कहना है नोटबंदी से पहले सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत हुई थी। आप याद करिए मैंने आपसे क्या कहा था, जब आरबीआई से सवाल पूछे गए थे तो आरबीआई से पहला सवाल यही पूछा गया था कि आपको 8 नवंबर के दिन ही जानकारी दी गई थी या आपको पहले से पता था। आंसर था आरबीआई को 6 महीने से पहले पता था। आप इससे अंदाजा लगाइए, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि सरकारी फैसलों में सरकार खुद से फैसले ले लेती है, करने के बाद में किसी को इन्फॉर्म करती है। अंदाजा लगाइए, ऐसी स्थिति में सरकार ने आरबीआई को 6 महीने से पहले बताया हुआ था। हर प्रक्रिया ऑन पेपर पूरी हो रही थी और उसके बावजूद भी दुनिया को कानों कान खबर नहीं लगी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब निर्णय था जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात में कही है, यानी कि सरकार और आरबीआई के बीच में पहले से बातचीत चल रही थी। नोटबंदी सरकार का कोई भी मनमाना फैसला नहीं है। अचानक 8 नवंबर को जब हुआ 2016 में तो लगा कि यह तो अचानक आ गया है, लेकिन आरबीआई सुप्रीम कोर्ट का कहना है ऐसा कुछ नहीं है, हम सारे डॉक्यूमेंट्स देख चुके हैं। यानी कि आरबीआई के द्वारा और सरकार के द्वारा जो हलफनामे पेश किए गए उसमें वो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने खोल कर रखी गई कि श्रीमान हमारे सामने सारे डेटा उपलब्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार की नीति और नीयत ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नोटबंदी को सही ठहराते हुए कहा कि नीति और नीयत एकदम सही थी। इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने आरबीआई से मशवरा भी किया था, लिहाजा नोटबंदी पर सवाल उठाने वाली सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटबंदी के फायदे और नुकसान के आधार पर फैसले नहीं सुनाए जा सकते। ध्यान से सुनिए साथियों, अब यहां पर 2 प्रकार की बातें निकल कर आती हैं। इस घटना को अगर आप सुन रहे हो तो आप अभी से ही अब यहां पर आप एक वाद विवाद में फंस चुके होंगे। एक तो यह कि सर फिर उस नोटबंदी से जो आपका उद्देश्य था वो फुलफिल हुआ अथवा नहीं हुआ। नंबर दूसरा कि सर जो इतने सारे लोग लाइन में लगे, इतने सारे लोगों के रोजगार चले गए, इतने सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए, बड़ी मात्रा में लोगों को किल्लत उठानी पड़ी, बड़ी सारी परेशानियां उठानी पड़ी, बहुत सारा ऐसा रोजगार जो कि दिहाड़ी पर चलता था वो सब रुक गया। ऐसी स्थिति में सरकार ने फैसला क्यों नहीं दिया, आरबीआई ने कोई फैसला क्यों नहीं सुनाया? ध्यान से समझिए, आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने जिस विषय पर बहस करके निर्णय दिया है वो कानून पर दिया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट यहां पर जो काम फॉलो करती है वो ये है कि जिस कानून के दायरे में ये काम किया गया था वो सही था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इसकी नीयत क्या थी और इसके परिणाम क्या निकले, इन विषयों को ध्यान में रखते हुए हम निर्णय नहीं दे सकते। अर्थात नीयत ठीक थी, ये हमने जांच लिया, परिणाम थे कि यहां से जो चीज होंगी आगे वो सब सही तरीके से हो जाएंगी और लोगों को परेशानी आएंगी या नहीं आएंगी ये भी कैलकुलेशन में था। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आइए जानते हैं। जस्टिस गवई ने कंक्लूड करते हुए कहा, द पर्पस ऑफ द डिमोनेटाइजेशन वॉज प्रॉपर, यानी जिस उद्देश्य से इसको लाया गया था वो एकदम सही था। देयर वॉज ए रीजनेबल नेक्सस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लैंपिंग डाउन ऑन ब्लैक मनी, टेरर फंडिंग, काउंटरफिटिंग ऑन द एक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, यानी कि इस प्रकार के कार्य को करने से पहले बहुत अच्छे से सरकार ने यह विचार किया था कि इसके करने से क्या क्या होगा। द एक्शन ऑफ डिमोनेटाइजेशन और
time given for the currency exchange were not hit by the doctrine of proportionality। यानी ऐसा नहीं हो सकता या हम ऐसा नहीं कह सकते कि लोगों को मौका नहीं दिया गया नोट बदलने का। यहां पर आंसर देते समय कहा है कि लोगों को नोट बदलने के लिए प्रॉपर 52 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 1978 में जब यह फैसला एक बार नोटबंदी का पहले हुआ था तब केवल कुछ ही दिन दिए गए थे लोगों को अपने नोट बदलने के लिए, केवल 3 दिन का वक्त दिया गया था। यदि कोई यह कहता है कि इस बार वक्त नहीं दिया गया तो वो बात गलत है। द मेजॉरिटी जजमेंट ने कहा है कि आरबीआई डिड नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट पावर टू एक्सटेंड द टाइम पीरियड। आरबीआई के पास ऐसा करने का कोई इंडिपेंडेंट पीरियड टाइम नहीं है, लेकिन सरकार की मदद से यह काम सक्सेसफुली हो पाया, ऐसा कहा है। अब मैं आपको यहां पर एक तथ्यात्मक जानकारी अतिरिक्त रूप से दे देता हूं। 1978 में भी देश के अंदर नोटबंदी हुई थी। 1000 और उससे ऊपर के जो नोट थे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। साथियों, देश में नोटबंदी का इतिहास पहले भी हुआ है। 1946 में जब अंग्रेजी हुकूमत हुआ करती थी तब 12 जनवरी 1946 को वायसराय गवर्नर जनरल जो वेवेल थे उन्होंने उच्च मूल्य के जो नोट थे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। ऐसे ही 1978 में जब जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार हुआ करती थी, जिस समय मनमोहन सिंह जी वित्त सचिव हुआ करते थे, उस समय पर साथियों दूसरी बार नोटबंदी हुई थी 16 जनवरी 1978 को। सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी रेफरेंस लेते हुए कहा है कि उस समय केवल 3 ही दिन का वक्त दिया गया था, लेकिन जो 2016 की नोटबंदी हुई उसमें पूरा 52 दिन का लोगों को समय दिया गया। इस आधार पर सरकार की नीयत पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। यहां पर जो एक जज बच गई जिनका नाम था बीवी नागरत्ना, उन्होंने कहा कि हम बेंच के निर्णय से सहमत नहीं है। चूंकि निर्णय बहुमत से लिया जाता है, 4 जजेस ने जो कहा वो ठीक है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं और इन्होंने कहा कि यह बात किसी भी प्रकार से सही नहीं हो सकती, यानी इनके पॉइंट भी आपको सुनने चाहिए। साथियों, जब भी कभी कोर्ट के फैसले आते हैं तो जो मेजॉरिटी वर्सेस जो दूसरा जज होता है जो कि अपनी राय रखता है लेकिन उसकी राय की वजह से निर्णय प्रभावित नहीं होते, उस जज की राय भी जानना जरूरी होता है। तो बीवी नागरत्ना ने क्या कहा आप वो भी जान लीजिए। इन जस्टिस ने कहा कि 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार की तरफ से जो नोटबंदी की गई थी वो गैर कानूनी थी। अब यहां पर यह पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, कानूनी और गैर कानूनी अर्थात होता क्या है। यहां पर जज का कहना है कि भाई साहब उस समय जिस कानून को ध्यान में रखते हुए नोटबंदी की जा रही थी ऐसा कोई कानून है ही नहीं। अब आप पूछेंगे ऐसा कौन सा कानून है जिसको रखते हुए बात की जा रही थी, तो साथियों आरबीआई का बना हुआ एक एक्ट है 1934 आरबीआई एक्ट, जिसकी धारा 26 क्लॉज 2, उसी के अंदर यह बात मेंशन्ड है कि किस प्रकार से डिमोनेटाइजेशन किया जा सकता है। तो आपका कहना है कि यह गैर कानूनी था, नंबर 1। दूसरी बात, रिकॉर्ड्स के अनुसार 98% का नोटों का एक्सचेंज पूरी तरह कंप्लीट हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि नोटबंदी का मकसद पूरा नहीं हुआ। मकसद क्या था कि भाई जो ब्लैक मनी है वो वापस नहीं आएगी, आतंकवाद के अंदर पैसे का उपयोग हो रहा है, नकली नोट छप रहे हैं। जब 98% नोट वापस आ गए इसका मतलब उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तीसरी बात इन्होंने कही कि 500 और 1000 रुपए के सभी नोटों पर बैन लगाना पूरी तरह गैर कानूनी है और यह फैसला चूंकि लिया जा चुका है अब इस बात पर कोई एक्शन हम ले नहीं सकते, लेकिन मैं अपना डिसेंट यानी कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, यह बात सबको बताना चाहती हूं। और चौथा जो पॉइंट है, चूंकि नोटबंदी का मकसद सही था, सरकार ने जिस उद्देश्य से नोटबंदी करना चाही थी वो सही थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे सरकार ब्लैक मनी, टेरर फंडिंग आदि पर रोक लगाना चाहती है। उस बात को अगर ध्यान से देखा जाए तो लीगल ग्राउंड पर यह बात पूरी तरह गैर कानूनी है, ऐसा बीवी नागरत्ना ने कहा। अर्थात अब यहां पर एक बात आपके समझ में आनी चाहिए, कुल 5 जज थे जिनकी संवैधानिक पीठ बनी थी, उनमें से 4 जज ने कहा कि यह बात पूरी तरह कानूनी है, एक ने कहा नहीं है। सही क्या माना जाएगा? जो 4 ने कहा, 4 ने क्या कहा? नोटबंदी कानूनी थी। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला जो भी याचिकाएं दायर की गई थी 58 की 58 याचिकाएं अब खारिज हो जाएंगी, यानी कि 6 साल से चला आ रहा संग्राम जो याचिकाओं के माध्यम से बार बार इस मुद्दे को उठा रहा था कि क्या कानूनन रूप से वो सही था या गलत था, अब वो सारी याचिकाएं रद्द कर दी जाएंगी। आपको याद होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जब अपने द्वारा यह अनाउंस किया गया था कि हमने नोटबंदी कर दी है, उस समय मेजर एक्शन लेने का वो ये था कि इसकी वजह से करप्शन रुक जाएगा, लेकिन फिलहाल इस घटना में क्या हुआ वो आपके सामने है। आपको याद
याद होगा 8 नवंबर रात 12 बजे का वो समय 2016 में जब 500 और 1000 के रुपए के नोटों को पूरी तरह बंद करने का ऐलान किया गया था, जिसके 5 बड़े मकसद बताए गए थे। काले धन पर रोक लगाना, दूसरा देश को कैशलेस बनाना, नकली नोटों को खत्म करना, बड़े नोटों को कम करना ताकि काला धन जमा ना हो, और आतंकियों और नक्सलियों की कमर तोड़ना। हालांकि इन उद्देश्यों में जो अन्य निहित उद्देश्य थे जिनकी घोषणा नहीं थी, वो था इकोनॉमी को डिजिटल बनाना, जो कि साइड प्रोडक्ट के रूप में अपने आप हो गई। यानी कि लोगों ने ऑटोमेटिक और उपलब्ध संसाधन उपयोग करने शुरू कर दिए, और डिजिटल इकोनॉमी बनते समय लोगों के द्वारा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसी चीजें उपयोग में ली गई और भीम जैसा यूपीआई ऐप बन करके तैयार हो गया। साथियों, अगर आप सबको इस बात की घटना सिलसिलेवार तरीके से बताई जाए तो एक बार के लिए जरा ध्यान दीजिए। अब मैं आपको बिंदुशय यानी कि जब से घटना शुरू हुई तब से लेके आज तक इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। अब तक आपने क्या सुना? अब तक आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सुना। अब इस वर्डिक्ट के पीछे की कहानी जानते हैं, अर्थात कब से यह कहानी शुरू हुई थी। आप सबको मालूम है कि वर्ष 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, वर्ष 2016 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग इस घटना के खिलाफ, फैसला के खिलाफ पहुंचने शुरू हो गए थे। 2016 के अंदर विवेक शर्मा ने एक याचिका दायर की जिसमें इस फैसले को चुनौती दी गई। 57 और याचिकाएं ऐसी ही दायर की गई थी। 16 दिसंबर, देखिए 9 नवंबर की घटना थी ये, लेकिन 16 दिसंबर 2016 को ही यह केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान पीठ यानी कि 3 जजेस से बड़ी बेंच को सौंप दिया गया। और यह गठन लेकिन हो नहीं सका। इसके पीछे का कारण क्या था कि उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे टीएस ठाकुर। टीएस ठाकुर 15 नवंबर 2016 को ही इस फैसले की तारीफ कर चुके थे, यानी बहुत प्रीमेच्योरली उन्होंने 7 दिन के अंदर ही यह कहा था कि यह बहुत अच्छा फैसला हो रहा है। अब उनकी वो निजी राय थी, लेकिन उसका प्रभाव यह पड़ा कि संवैधानिक पीठ गठित ना हो पाई। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने सरकार की नोटबंदी के खिलाफ कई बार याचिकाएं दायर की। लंबे समय तक यह काम चलता रहा, अलग अलग हाईकोर्ट्स में यह मसला उठता रहा। पी चिदंबरम साहब, जो कि पहले यूपीए गवर्नमेंट के अंदर वित्त मंत्री रह चुके हैं, पूर्व में ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ये इस पूरी घटना को लेकर के एक बार पूरी तरह से लोगों में मतलब ये माहौल क्रिएट करने में कामयाब होना शुरू हुए कि ये पूरे देश के साथ किया गया एक बहुत बड़ा घोटाला है। कैशलेस इकोनॉमी बता करके लोगों के नोट को खत्म करना यह एक स्कैम है। पी चिदंबरम साहब ने जनता से वर्ष 2016 में इस तरह की बातें कहना शुरू हुआ। तो ऐसी स्थिति में नोटबंदी के इन पूरे 6 सालों में कांग्रेस या उनके साथी विपक्षी दल जो हैं, उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ दुनिया भर में, देश भर में जो बात रखने का प्रयास किया वो नोटबंदी को एक बहुत बड़ा घोटाला बताने का था। तभी यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर 2016 को यह केस संवैधानिक पीठ को सौंप दिया। बेंच का गठन तब तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर 2022 में इस घटना पर एक संवैधानिक बेंच का गठन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस बेंच के माध्यम से आरबीआई से कहा कि आप अपने द्वारा डिमोनेटाइजेशन का एफिडेविट हमें सबमिट करें। यह घटना निकल कर आती है वर्ष 2022 में। हमने इस पर भी सेशन किया। 13 अक्टूबर को हमने सेशन किया जिसमें हमने यह आपसे कहा कि नोटबंदी पर केंद्र और आरबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भेजा गया, जिसमें यह कहा गया कि 500 और 1000 के नोट किस कानून के तहत बंद किए गए, आप हमें यह जानकारी दें। इस जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई पहुंचता है और अपनी बातें रखता है। यहां पर यह बात निकल कर आती है कि सर, हमने यह सारा काम आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26 क्लॉज 2 के तहत यह सारा काम किया, लेकिन बस तभी से मामला उलझता चला गया। उलझता इसलिए चला गया क्योंकि 26(2) जिसके तहत यह बात की गई थी, उसमें असल में यह मेंशन है कि अगर केंद्र चाहे तो एक खास सीरीज के नोट पर पाबंदी लगा सकती है। अब यह क्या कहानी है, थोड़ा सा मैं आपको यह भी बता देता हूं। साथियों, असल में कहानी कुछ यूं है। अपना जो आरबीआई का एक्ट है ना, उसके अंदर यह बात मेंशन्ड है कि अगर जैसे उदाहरण के लिए आपको मालूम है कि आरबीआई नोट की छपाई करती है, गलती से मानकर चलो कि कुछ नोट ऐसे हैं जो खराब निकल कर आ गए, तो उनको रोकने के लिए कोई कानून होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई का जो एक्ट है 1934, उसके अंदर धारा है 26 जिसका सब क्लॉज 2 कहता है कि ऐसी स्थिति में आरबीआई अपने द्वारा गठित जो मतलब डायरेक्टर्स का मंडल है या फिर सेंट्रल बोर्ड है, उसके माध्यम से केंद्र सरकार से कहकर गैजेट पेपर में एक खबर छपवा सकती है। क्या खबर? वो ये कह सकती है कि इस सीरीज से लेकर इस सीरीज तक ये कैसे होते हैं। आपने अगर कभी
नोट देखे हो तो उन सब पर नंबर लिखे होते हैं, नोट के नंबर सभी के अलग होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से कहा जा सकता है कि उन नंबरों को, माफी चाहेंगे, केंद्र सरकार से कहा जा सकता है कि इस नंबर से लेकर इस नंबर तक के जो नोट हैं इन्हें सब तरह से बंद कर दिया जाए। यह कार्य केंद्र सरकार गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से जनता को बता सकती है। सामान्यतया यही प्रावधान है। बवाल भी इसी प्रावधान पर हो रहा था। प्रावधान में जो मैंने आपको अभी लाइन बोली कि एक सीरीज के नोट पर पाबंदी लगाई जा सकती है, मसला भी यहीं अटका हुआ था कि केवल आरबीआई केंद्र सरकार को एक नियत कैटेगरी के नोट ही बंद करने की कह सकता है। फिर 500 और 1000 के सारे नोट कैसे बंद हो गए? यानी कि कहना तो केवल एनी ऑफ देम था, लेकिन ये तो मैनी वाला केस हो गया। ये तो सारा ही नोट बंद कर दिया। दोबारा समझना, एक्ट कहता है, एक्ट क्या कहता है? कुछ नोट पर पाबंदी हो सकती है, लेकिन आपने तो आरबीआई केंद्र सरकार को अपने डायरेक्टर्स के द्वारा यह कहलवा दिया कि सारे नोट बंद कर दो। यह कानून कहां लिखा हुआ है? इस बात पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा क्लैरिटी देते हुए क्या कहा है, अब वो जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसी आरबीआई एक्ट के सेक्शन 26 की जिसकी बात की जा रही है, उसका उपयोग सभी नोट को रद्द करने में किया जा सकता है। यानी इस धारा की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने एक उच्च लेवल पर कर दी है और कहा है, अंडर सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट कैन बी यूज्ड टू डीमोनेटाइज बैंक नोट। यानी इसमें यह धारणा नहीं है कि केवल कोई भी नोट का जो प्रतिबंध है वो नहीं है, इसका उपयोग पूरी तरह से विस्तृत आधार पर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का यह कहना कि किसी मूल्य वर्ग के सभी सीरीज का विमुद्रीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि आरबीआई अधिनियम की धारा 26 में किसी का भी उल्लेख है, सभी का नहीं। कोर्ट ने महत्वपूर्ण नोट में लिखा है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया केवल इसलिए गलत नहीं ठहराई जा सकती क्योंकि यह प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया था। केंद्र सरकार को आरबीआई से चर्चा के बाद फैसला लेने का अधिकार है। न्यायमूर्तियों ने कहा कि आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच में कुल 6 महीने तक चर्चा चली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला लेते समय कहा कि जो भी प्रक्रिया अपनाई गई उसमें कोई भी कमी नहीं थी, इसलिए फैसले को रद्द करने का कोई जरूरत नहीं है। और चूंकि यहां पर बड़ा सवाल यह है कि क्या लोगों को समय दिया गया था अथवा नहीं, कोर्ट ने कहा कि लोगों को नोट चेंज करने के लिए प्रॉपर 52 डेज का समय दिया गया था। तो यह किसी भी आधार पर हमें नहीं लगता कि कहीं से भी यह गलत था। इस प्रकार से आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई और केंद्र के द्वारा लिए गए इस पूरे फैसले को सही ठहरा दिया है। इसका अर्थ यह निकला कि जो सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 है, उसे भविष्य में सभी प्रकार के नोट पर नोटबंदी के लिए उपयोग में लिए जाने लायक पढ़ा जा सकेगा। यानी कि अब यहां पर महत्वपूर्ण तथ्य जो निकल कर आता है वो ये है कि नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आरबीआई को फटकार लगाई गई थी कि हमें आप डेटा दो कि आपने चर्चाएं की थी या नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह संतुष्टि के बाद जब आरबीआई के द्वारा पूरी तरह से एफिडेविट और यह जानकारी दे दी गई हो कि हमारे और केंद्र के बीच में प्रॉपर 6 महीने तक चर्चा चली है। और साथियों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर यह वाकई में 6 महीने तक चर्चा चली है और किसी को कानो कान पता नहीं चली है, तो लेवल ऑफ सीक्रेसी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह मिशन वाकई में बहुत ज्यादा तरीके से सीक्रेटली प्लान किया गया था। यह शायद वैसे ही है जैसे भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को बहुत सीक्रेट तरीके से प्लान किया था, जिसकी कानो कान किसी को खबर नहीं लगी थी। लेकिन हां, अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक को भी कोर्ट में जाके चैलेंज करे तो संभव है कि रक्षा मंत्रालय अपने द्वारा वो डॉक्यूमेंट भी बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को पेश कर सकता है कि साहब ये देख लो, पूरी तरह से हमने तो उस समय भी सारी बातें ऑन पेपर की थी, लेकिन लोगों तक यह बात लीक ना हो जाए क्योंकि बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो ऐसी स्थिति में इन बातों को पब्लिक पहले नहीं किया जाता। जहां पर एक और मैडम का कहना है, नागरत्ना मैडम का, कि साहब इस बात को केवल और केवल गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से करने के स्थान पर
संसद से कानून बना के करना चाहिए था, इस बात को चारों जजेस ने रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है अगर संसद ही कानून बना देती, स्वाभाविक सी है ये बात, आप भी अपने लेवल पर समझे, जजेस ने आपस में क्या कहा वो तो अपन को क्या ही पता होगा, लेकिन कॉमन सेंस है कि अगर इस बात पर कानून बनता कि हाँ भाई 5 तारीख के बाद में भविष्य में 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में तो जनता पूरी तरह पहले ही अवेयर हो जाती, पहले ही प्रतिक्रियाएं आ जाती, तो जो उद्देश्य लेकर के काम करना शुरू किए थे वो तो बनने से पहले ही पिट जाता, नेगेटिविटी पहले ही बाहर निकलकर आ जाती। खैर अब जो भी हुआ वो आपके सामने है, लेकिन अब इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के परिणाम स्वरूप अब बीजेपी जो है वो इस डीमोनेटाइजेशन के वर्डिक्ट पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर चुकी है। अब बीजेपी के जो नेता हैं उनके द्वारा अपने द्वारा मैसेज किए जा रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस के द्वारा मिस इंफॉर्मेशन के कैंपेन चलाए गए, प्रोपोगेशन चलाया गया, प्रोपेगेंडा चलाया गया कि किस प्रकार से यह काम गलत है लोगों को कहा गया, यहां पर सभी लोगों की बड़ी मात्रा में मैसेज निकलकर आ चुके हैं। अब सब लोग अपनी बात आने के बाद तो प्रचार करेंगे ही। अब बड़ा सवाल बनता है कि पी चिदंबरम साहब ने क्या कहा, क्योंकि पी चिदंबरम साहब ने इस बात को सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील के रूप में रखा है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, पी चिदंबरम साहब गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के और वित्त मंत्री भी देश के रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें कानूनी प्रक्रियाएं पूरी पता हैं। तो इन्होंने इस वर्डिक्ट पर क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में हम इस पूरे फैसले का स्वागत तो करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन इस स्थिति में यह भी हम कहना चाहेंगे कि जो नागरत्ना मैडम ने बात बोली है असल में बात वही सही है। अर्थात जो एक जज ने बात बोली कि यह बात पूरी तरह गैर कानूनी है, हम उस बात को मानते हैं। वी आर हैप्पी दैट द माइनॉरिटी जजमेंट, यानी कि वो जो मैडम ने बात बोली है, हैज एम्फेसाइज्ड द इंपॉर्टेंस रोल ऑफ पार्लियामेंट इन डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का यहां पर रोल दिया गया है। डेमोक्रेसी का रोल क्या है? असल में पार्लियामेंट की बात मैडम ने बोली थी ना कि केवल गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से नोट रद्द नहीं करने चाहिए थे, बल्कि कानून बनाकर करने चाहिए थे। तो इन्होंने कहा है कि देखा, मैडम ने भी कहा है कि कानून बना के करना चाहिए था, और यह बात शायद आप भी कन्विंस इस बात से थोड़े कम हो, पर ठीक है, सर ने बोला है तो मान लेते हैं। वी होप दैट इन फ्यूचर एन अनब्रिडल्ड एग्जीक्यूटिव विल नॉट थ्रस्ट डिस्ट्रस्ट डिसीजन ऑफ पार्लियामेंट एंड द पीपल। इनका कहना है कि भविष्य में कभी ऐसा ना हो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से, एग्जीक्यूटिव का मतलब है केंद्र सरकार के अंदर कैबिनेट और प्रधानमंत्री के निर्णय से पार्लियामेंट को बाईपास करने का प्रयास ना किया जाए, ऐसा इन्होंने मांग की है। लेकिन अब साहब अपने अपने लेवल पर प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। कांग्रेस ने इस फैसले के बाद जो आंसर लिखा, आपको वो भी जान लेना चाहिए। कांग्रेस ने अपने द्वारा अपने स्टेटमेंट्स पर जो लिखा है वो क्या है, इधर सुनिएगा। पहले कपिल सिब्बल जी, जो कि एक बहुत ही जाने माने वकील हैं, उनकी बात जान लीजिए। उन्होंने कहा है डिमोनेटाइजेशन वैलिड, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, कैन बी लॉफुली रिपीटेड। रिमेंबर द ट्रेजिक सीन, द लॉन्ग क्यू, यानी कि याद करिए वो लंबी कतारें, वो लोगों के द्वारा बहुत सारी हार्ट ब्रेकिंग कंसिक्वेंसेस, जो परिणाम जो इसके हार्ट ब्रेकिंग निकले थे, लोगों को बहुत बुरी तरह परेशानी हुई थी, उन सबको याद करिए। और केवल इस आधार पर, देखिए दोबारा सुनिएगा, आई गेस द कोर्ट ओनली कंसर्न विद द लॉ नॉट विद द कंसिक्वेंसेस। मैं मानता हूं कि कोर्ट जो है ना वो केवल और केवल शायद कानून के साथ चलना चाहती है, परिणाम के साथ नहीं। सर ये आपसे ज्यादा कौन जान सकता है? हम तो आपके सामने बच्चे हैं कपिल सिब्बल साहब, आप खुद जानते हैं कोर्ट केवल लॉ से ही गवर्न होती है। यही आप लोगों ने, क्योंकि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि ये पैराडाइज है, लॉयर्स का पैराडाइज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पैराडाइज ऑफ, स्वर्ग है साहब ये लॉयर्स का। आपने अगर ये बात पहले समझी होती तो शायद इस बात में भावनाओं का भी वैल्यू डलवाए होते। कारण ये है ना साहब, आप जब ये बात बोलते हैं आई गेस द कोर्ट ओनली कंसर्न विद द लॉ नॉट विद द कंसिक्वेंसेस, ये आपसे ज्यादा वाकई में कौन जान सकता है? आपने इतना लंबा वकालत का जो अनुभव लिया है, यही आपको अब लिखना भी चाहिए। आप इसे मतलब व्यंग में उपयोग ना लें। इसी प्रकार से जयराम रमेश जी ने भी अपना स्टेटमेंट लिखते हुए कहा है, और कहा है, देखिए यहां पर जो कांग्रेस अपना स्टेटमेंट दे रही है, हमारा प्रयास क्या है ना कि हम आपको सभी पक्ष और विपक्ष बताएं। जब मैंने 4 जजेस की बात बताई तो एक जज की बात भी बताई, जब मैंने बीजेपी की बात बताई तो मैं आपको अपोजिशन की बात भी बता रहा हूं, ताकि आपको अपनी राय बनाने में स्वतंत्रता फील हो। यहां पर क्या है, द सुप्रीम कोर्ट हैज ओनली प्रोनाउंस, ये लेटर सब जगह पोस्ट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने केवल सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 की
उस धारा को सही माना है, यानी सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में जो निर्णय है वो केवल एक धारा पर दिया गया निर्णय है, इस बात पर नहीं है कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो देश में डिजास्टर बनपा था, ग्रोथ का मोमेंटम टूट गया था, एमएसएमई उद्योगों को नुकसान हुआ था, इनफॉर्मल सेक्टर पूरी तरह बर्बाद हुआ था, इस विषय के ऊपर कोई भी इनका तर्क नहीं है। अर्थात हर जगह यही बात कही जा रही है कि यहां पर फैसला केवल एक कानून के अंदर लिखी पंक्ति पर दिया गया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया गया है। द वर्डिक्ट हैज नथिंग टू से वेदर द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमोनेटाइजेशन वर मेट और नॉट, यानी कि इस पूरे डिसीजन में इस बात का कोई महत्व नहीं रखा गया है कि जिस उद्देश्य की वजह से डिमोनेटाइजेशन किया गया था वो सही हुआ या नहीं। सच्चाई है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उस बात को बिल्कुल जिक्र में नहीं लिया जिसमें यह लिया जा सकता था कि क्या वाकई में आपके उद्देश्य जो थे उनकी पूर्ति हुई, यह फैसले के अंदर कहीं भी नहीं लिया गया है। लेकिन चूंकि नोटबंदी सही या गलत इस बात पर निर्णय लेना था तो उसके लिए तो केवल कानून को ही उपयोगी ठहराया जा सकता था। साथियों नेक्स्ट पॉइंट है द वर्डिक्ट हैज नथिंग टू से वेदर द ऑब्जेक्टिव, ये मैंने बता दिया। द मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट डील्स विद द लिमिटेड इशू ऑन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग नॉट विद द आउटकम्स, यानी कि जो पूरा निर्णय लिया गया है वो केवल प्रक्रिया के ऊपर लिया गया है, परिणाम के ऊपर नहीं लिया गया है। यानी कि एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर यहां पर कांग्रेस का जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि यहां से पहले यह देखना चाहिए था कि इनका नियत क्या था, परिणाम क्या था, रादर देन प्रक्रिया देखने के। खैर 58 याचिकाएं थी, इतने दिनों से पी चिदंबरम साहब अपनी बातें रख रहे थे, तब बातें रखी थी, हमने उस पर भी सेशन किए थे, उसमें भी आप केवल प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे थे। लेकिन जब आपके खिलाफ निर्णय चला गया है तो आप प्रक्रिया छोड़ करके आप प्रोसेस की बात कर, आप प्रक्रिया छोड़ करके कंसीक्वेंसेस और आउटकम की बात करते हैं। खैर शायद यही राजनीति है, राजनीति में सब किसी को अपने बात रखने का पूर्ण मौका प्राप्त होता है। बाकी मर्जी आपकी है, हमारा उद्देश्य आप तक जानकारी पहुंचाना था। और बाकी जो अभी हमने आपसे कहा कि यदि आपको खेल की जानकारी है, अगेन मैं आपको बता दूं, ये मैंडेटरी रूप से मैं नहीं कहता कि आप ये गेम खेलें, मैं आपसे ये कहता हूं कि माई 11 सर्कल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ₹1 इन्वेस्ट करके लकी विनर बन सकते हैं आईफोन लेने का। ये प्लेटफॉर्म की खासियत है, मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरे प्लेटफॉर्म पर इस बात को कहने के लिए, आपसे जानकारी साझा करने के लिए, जो जानकारी मेरे तक है मैं वो आपसे साझा कर रहा हूं। आप यहां पर एक चीज और देखें, इसमें यह है और यह होता है, लोग वाकई में आईफोन जीतते हैं, मैच के अंदर एसयूवी जीतते हैं। आप भी अगर अपनी टीम बना करके खेलते हैं, आपको इंटरेस्ट है कि आपका नॉलेज किसी स्किलफुल काम में काम आए, तो आप उसका उपयोग ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करके इस गेम को खेलते हैं उस पर आप 20% एक्स्ट्रा कैश जीतते हैं। यह बिल्कुल ट्रेडिंग की तरह है, जिस तरह से आप ट्रेड में पैसा इन्वेस्ट करके उस पर इंसेंटिव जीतते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहां पर आप अपने स्किल से, आपको पता है कौन सा प्लेटफॉर्म पर कौन सा खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, आप यूज कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में आपके साथ पिन कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप इस गेम को, और भी बहुत सारे वीडियोस इस पर डले हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ इसे शासन को साझा करें, और जितने भी साथी उपस्थित हैं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।